सभी को जय जगन्नाथ। बहुत अच्छा अवसर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 12 वर्ष पूर्ण होने का अवसर, और इस अवसर पर उपस्थित उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चरण मांझी जी, मंच पर उपस्थित उड़ीसा के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा जी, हमारे मंच पर उपस्थित कानून मंत्री जी श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी और हमारे माननीय सांसद श्री मनमोहन सांबल जी। उड़ीसा सरकार में मुख्य सचिव श्रीमती अनु गर्ग जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पत्रकार साथियों, मुझे जो आज बोलना है वो आपको जानकारी में सब है, लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि यही सिस्टम है और हमारी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इसी सिस्टम को थोड़ा सुदृढ़ किया नरेंद्र मोदी जी ने, और हर क्षेत्र में प्रगति या तो दुगनी की या तिगुनी की इन 12 वर्षों में। आप पहले के 12 वर्षों की तुलना भी कर सकते हैं, आंकड़े अवेलेबल है। कई जगह चौगुनी की, कई ऐसी नई योजनाएं लेके आए जिनकी कल्पना नहीं थी। तो ऐसा 12 वर्षों में क्या हुआ जिससे देश विकसित भारत बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो गया? यही मैं कहने के लिए, समझाने के लिए आपके बीच में आया। 2014 का चुनाव का दृश्य आपने सबने देखा। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया। पूरे देश में एक अलग वातावरण, और 30 सालों के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आई। भारतीय जनता पार्टी को उस समय 282 सीट मिली। पूरे संसार में एक वातावरण गया कि कई सालों बाद, उससे पहले गठबंधन की सरकारें रही और उनकी कुछ मजबूरियां भी रही होगी, लेकिन जब स्टेबल गवर्नमेंट आई, पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो पूरे संसार में एक मैसेज गया कि भारत में लोकतंत्र भी परिपक्व हो रहा है। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया, 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री जी के रूप में। उससे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते उनको लंबा अनुभव था। वो संगठन में भी रहे, इसलिए संगठन में भी उनका लंबा अनुभव था। पूरे देश का उन्होंने यूं समझिए कि विजिट कर रखा था। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां नरेंद्र मोदी जी नहीं गए हो, संगठन में काम करते हुए और मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए। इसके बाद वो प्रधानमंत्री बन करके जब यहाँ दिल्ली आए और 26 मई 2014 को जब शपथ ली, तो एक अलग ही वातावरण पूरे देश में बना। उसके बाद 2019 का जब चुनाव हुआ, तो 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को अकेली, एनडीए की अलग मैं बात करूंगा बाद में, 303 सीटों के साथ बहुमत में आए। 2024 का चुनाव हुआ तो एक वातावरण बना गया, कुछ फेक नैरेटिव आए। इन सब के बावजूद लगातार
प्रधानमंत्री चुनाव जीते, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो 9 जून था। इसलिए आज तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने उनके 2 साल पूरे हो रहे हैं। उससे पहले 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इसलिए 12 साल का शासनकाल कैसा रहा, किस किस सेक्टर में क्या क्या नवाचार होगा, इसको बताने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। आप देखिए कि योजनाएं पहले भी थी, ऐसा नहीं हो सकता कि योजनाएं नहीं थी। शासन था तो योजनाएं थी। मैं आपको 1 या 2 योजनाओं का उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। एक का तो अभी दे ही देता हूं। जैसे घर बनाने की योजना थी, नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं, उससे पहले भी एक योजना थी जिसका नाम था इंदिरा आवास। राशि कम थी, टारगेट कम आते थे। किसी ग्राम पंचायत में अगर 2 या 3 का टारगेट आ गया तो बड़ी बात है, कभी 1 आ गया, क्योंकि हमने उसको डील भी किया है तो मुझे इसकी अच्छी जानकारी भी है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा भी इस योजना से या इस गति से सबके जो कच्चे घर है वो पक्के नहीं बनेंगे। तो 2014 में इन्होंने सोच लिया, और जो पहली मीटिंग थी योजना आयोग की, उसके बाद नीति आयोग बना, उसी में उन्होंने कहा कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है। बहुत सोचा समझा हुआ ये शब्द है और अच्छा शब्द है कि हमें योजनाओं की स्पीड बढ़ानी है और स्केल बढ़ाना है। और उस मीटिंग में भी मैं था, उस समय में पार्टी का चीफ व्हिप था। हमारे वेंकैया नायडू जी संसदीय कार्य मंत्री थे, उस नाते में गया था। स्पीड बढ़ानी है, स्केल बढ़ाना है। तो क्या किया इंदिरा आवास में? लास्ट में जाकर के, पहले तो बहुत कम राशि मिलती थी, लास्ट में जाकर के इंदिरा आवास में 50,000 रुपए राशि मिलती थी मकान बनाने के लिए। उसमें 7,000 रुपए पर्यावरण के नाम से अलग रख लिए जाते थे कि पेड़ लगाओगे क्या, किचन का पानी कहां जाएगा। वो 43,000 रुपए देते थे। 43,000 रुपए भी 3 किस्तों में मिलता था। पहली किस्त देने के बाद किसी ने शिकायत कर दी तो राशि अटक जाती थी, और कभी कभी तो दूसरी किस्त के बाद भी शिकायत हो जाती, राशि अटक जाती थी। कभी कभी सोचते थे तो तीसरी किस्त लेने ही क्यों नहीं आया बेनिफिशियरी, और बड़ा लंबा चौड़ा उसका बोला FIR दर्ज कराओ, वो क्यों नहीं राशि ले रहा है। ये ऐसी सब परिस्थितियों के बीच में एक योजना है जिसका नाम है PM आवास। अब PM आवास में क्या हुआ, टारगेट का कोई बंधन नहीं रखा। जैसे मैं उड़ीसा की भी बात करूं तो यहां अगर आप तुलना करेंगे, इंदिरा आवास में कभी किसी गांव में 3 या 4 का टारगेट था पक्के मकान बनाने का, तो वो बदल गया 300-400 में। तो आपका देखिए स्केल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब स्पीड कैसे बढ़ी? जियो टैगिंग का सिस्टम नहीं था पहले। ग्राम सेवक सर्टिफिकेट बनाएगा, वीडियो लिखेगा, या जिला परिषद है होगी मेरे ख्याल में, क्या जिला परिषद का CO होगा तो वो भी सर्टिफाई करेगा, फिर जिला कलेक्टर सर्टिफाई करेगा, तब जाकर के वो राशि आती थी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ा, जियो टैगिंग शुरू की, और उसको कहा जो बेनिफिशियरी है उसको कहा तू फोटो खींच, और फोटो खींच करके हमें भेज दे, हम उसको सेंट्रली प्रोसेसिंग कर लेंगे। तुम्हारे मकान में 2 कमरे बन गए क्या, रसोई बन गई क्या, तो वो घूमता हुआ भी नजर आता था, और उसके बाद वो राशि उसके सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाती थी। तो मोदी जी ने क्या किया, योजना की स्पीड बदली और स्केल बदला, और बदल गई। इस देश में 4 करोड़ मकान बन गए भाई साहब। गरीब लोगों के 4 करोड़ मकान बनना ये छोटी बात नहीं है। अरे एक योजना का और उदाहरण देता हूं। पहला ही उनका लाल किले से भाषण देने का अवसर आया 2014, उन्होंने स्वच्छता अभियान की बात कर दी। तो
तो जो कुछ लोग जो सोचते थे कि ये लाल किले से बोलने वाली बात थोड़ी है, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोली नहीं, जोर दिया। अब आप इस योजना से पहले भी योजना थी, आपको याद दिला रहा हूं, उसका नाम था निर्मल ग्राम योजना। एक गांव स्वच्छ बना, उसको पुरस्कार देते थे। ये मनमोहन सिंह जी के समय योजना थी, पहले चली होगी निर्मल ग्राम। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, स्वच्छ भारत मिशन बनाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने कहा मैं 10 करोड़ टॉयलेट बनाऊंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक किसी अखबार में आर्टिकल आया, बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। 10 करोड़ टॉयलेट बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। जब आज पीछे मुड़ करके देखते हैं तो 11 करोड़ टॉयलेट बन गए। जो वो कहते थे इम्पॉसिबल, नरेंद्र मोदी जी ने 12 वर्षों में पॉसिबल किया। ये चेंज है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। ये तो मैंने कुछ योजनाओं के बारे में, बहुत सी योजनाओं का बता सकता हूं। स्केल बदला, स्पीड बदली, जिससे नागरिकों को एक सुगमता मिली। अब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तब 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये ऐसे गांव हैं जहां हमें वोट कम मिले। प्रधानमंत्री जी का भारत के नागरिक तो हैं, एक गांव में लाइट है और एक गांव में लाइट नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम समानता को लेकर आएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी मीटिंग में कहा एक गांव में लाइट है और एक गांव में लाइट नहीं है। ये असमानता नहीं है क्या? इस असमानता को दूर करना है। और 18,000 गांव में लाइट 1,000 दिनों में ले आए। इससे पहले भी तो सरकारें नहीं होगी ना, किसी ने ऐसा नहीं सोचा ना। ये अलग सोचने का तरीका नरेंद्र मोदी जी का रहा। मैं अगर डीबीटी की बात करूं तो कुछ ऐसे लोग थे जो पात्र नहीं थे, राशन भी ले रहे थे, स्कॉलरशिप भी ले रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि इसको कैसे रोके। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, डीबीटी योजना लेके आए, और उससे जो राशि जा रही थी, जो पात्र नहीं थे उनके लिए जा रही थी, या लूट रहे होंगे लोग बीच में, वो राशि कितनी थी? छोटी नहीं थी। वो राशि जो बची है 4.31 लाख करोड़ ऐसे ही जा रही थी। अब कोई टीचर ही नहीं है, लेकिन वो नौकरी लग गया, वो तनख्वाह भी ले लिया। मैं फाइनेंस में था, एमओएस फाइनेंस, तो हमारे पास ऐसा केस आया, एलिजिबल भी नहीं था, नौकरी लग गया, पूरी नौकरी कर ली। फिर अनुकंपा के लिए आया, पता चला वो तो नौकरी लगाई, तो पता चला ऐसे कैसे, तो बोला प्रॉक्सी कर रहा था। ऐसे लोग भी थे जो सरकार के संसाधन में जो लीकेज थे उसका लाभ उठा रहे थे। राशन की दुकान वाला हो, या ऐसे कोई फर्जी नौकरी लगने वाला हो, या ऐसे कोई फर्जी स्कॉलरशिप लेने वाला हो, देखा किसी ने नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी ने देखा। जनता का पैसा है, हमें फालतू हाथों में नहीं जाने देंगे। और कितना बचा? लोगों ने कहा ये तो बचेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे ही कह रहे हैं। बच गया, पता चल गया ना। आधार से लिंक किया, डीबीटी से लिंक किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तो पैसा बच गया 4.31 लाख करोड़। कितना पैसा भारत सरकार का, जो लोग अपात्र थे वो ले डाले थे, रोका, उसको तकलीफ वही होगी। लेकिन ये कठोर निर्णय था, लेकिन देश मोदी जी के साथ खड़ा था इस निर्णय के समय। अब भी कुछ ऐसी योजनाएं तो एकदम नहीं शुरू की। पीएम किसान सम्मान निधि एकदम नहीं है, पहले ऐसी कोई योजना ही नहीं थी। लोगों ने कहा कब तक देंगे मोदी जी? 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, और जो राशि गई है वो 4 करोड़ से 4 करोड़ लाख से 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि चली गई किसानों के खाते में। ये जो कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे हमें लगता है, देश को लगता है, दुनिया को भी लगता है
कि मोदी जी ने योजनाओं का, जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उनका स्केल बढ़ाया और स्पीड बढ़ाई, टेक्नोलॉजी को जोड़ा। अब मैं मेरे मंत्रालय की एक बात बीच में करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ उड़ीसा में हूं, इसलिए एक ईयर इस एरिया के लिए महत्वपूर्ण है, वो है 1757। 1757 सब जानते हैं, प्लासी का युद्ध, सब जानते हैं कि यहाँ अंग्रेजों की एक कंपनी थी जिसको यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रेवेन्यू राइट्स मिले। ये ईयर महत्वपूर्ण है हमारे भारतीय इतिहास में। और उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग एक्ट आने शुरू हुए, लेकिन ठीक 100 साल बाद 1857 में जिसको हमने स्वतंत्रता का पहला आंदोलन कहा, अंग्रेजों ने इसको विद्रोह कहा, अंग्रेजी में मुक्ति कह दिया, लेकिन वो स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। ठीक 100 साल बाद 1857, और 1857 में सीधा क्राउन के अंडर में हमारा राज चला गया, ये एरिया भी गया। और उसके बाद कोडिफिकेशन शुरू हुआ। कोडिफिकेशन जब शुरू हुआ तो ये आईपीसी बनी, सीआरपीसी बनी, इंडियन एविडेंस एक्ट बना। इंडियन एविडेंस एक्ट में कई जगह क्राउन लिखा हुआ, किसी ने देखा ही कि भाई क्राउन की अब क्या जरूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई औपनिवेशिक काल के जितने भी कानून बने हुए हैं उनकी समीक्षा करें। हमने समीक्षा 1725 कानून, ये संख्या छोटी नहीं है, 1725 कानून या तो बदल दिए गए, समाप्त कर दिए गए, तो लोगों को ईज ऑफ लिविंग की तरफ सुविधा बढ़ी। लोगों को लगा ये तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, प्रासंगिक भी नहीं थे। कुछ तो ऐसे थे विभेदकारी थे, कुछ तो ऐसे थे जो विभेदकारी थे। जैसे एक मैं 1925 के एक एक्ट की बात करूं, इंडियन सक्सेशन एक्ट। क्यों बनाया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन बनाया अंग्रेजों ने, और कहा कि जहां प्रेसिडेंसी शासन है उनमें अगर कोई जमीन खरीदेगा या कोई संपत्ति का ट्रांसफर करेगा, विल करेगा, प्रोवाइड कराना पड़ेगा, लेकिन मुस्लिम के लिए छूट। जब ये प्रधानमंत्री जी के पास गया, ऐसा क्या कानून है, ये तो इक्वलिटी के लिए नहीं है ना, कोई दूसरा कराए तो प्रोवाइड करे, मुस्लिम कोई विल करे प्रोवाइड नहीं। ये ऐसे जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि हमें समानता की ओर बढ़ना पड़ेगा, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो नरेंद्र मोदी जी के समय आई, कल्पना से बात की है। लेकिन जब मैं मुंबई गया और मेरा स्वागत जब एयरपोर्ट में हुआ, मैंने कहा मेरा स्वागत क्यों करो, क्या हुआ कि साहब इंडियन सक्सेशन एक्ट के कारण हमें बहुत परेशानी थी, उसमें पारसी वर्ग के भी लोग थे, जैन भी थे, बहुत परेशानी थी, ये नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनको मैं आपको ये बताना आया हूं कि वो थोड़े दूसरे जो शासन कर रहे थे उनसे अलग थे, इसलिए देश विकसित भारत की ओर बढ़ा। जैसे ही आपका प्रधानमंत्री जो साहब आईपीसी में अपन संशोधन नहीं कर सकते, सीआरपीसी में संशोधन नहीं कर सकते, इंडियन एविडेंस एक्ट में जिसमें कई जगह ऐसे शब्द हैं जो कॉलोनियल वर्ड हैं वो अभी यूज हो रहे हैं, तो एक कमेटी बनी, गृह मंत्री जी उसमें थे, हम भी लॉ मिनिस्ट्री भी उसमें थी, और उसके बाद इंडियन पेनल कोड जो भारतीय दंड संहिता के नाम से हिंदी में जानी जाती है, उसकी जगह तो भारतीय न्याय संहिता है, सीआरपीसी की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। भाव क्या था कि अंग्रेजों ने सोचा कि ये 1857 का ये इतना साहस कैसे किया भारतीयों ने, तो उनको तो भारत के नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता
न्याय संहिता लेके आए, कंसेप्ट को भी आपको समझना पड़ेगा। इस तरह की कई चीजें नरेंद्र मोदी जी ने की। और अब तो एक विषय बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ है, बंगाल के चुनाव के बाद एक विषय चलता था अंग, बंग और कलेह, और ये हिस्ट्री में भी बहुत महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। और कलाकृतियों की मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जिस कलाकृति है चोरियों की चली जाती थी बात, 2014 तक भी लाने का प्रयास किया गया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया। मैं कह रहा हूं स्पीड और स्केल बढ़ी, 13 ही लाइन 2014 तक 13 ही ऐसी कलाकृतियां जो हमारे यहां से चोरी होकर चली गई, अमूल्य थी हमारे लिए, भारतीय संस्कृति के लिए अमूल्य थी, चली गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में 14 से 2024 तक कितनी आ गई पैसा, डबल 6 तो आप स्केल तो देखिए, 2014 तक 13 ही आती है, और इन 12 वर्षों में डबल 6 हम लेके आ गए। जो ऐसी कलाकृतियां, ऐसी मूर्तियां जो भारतीय संस्कृति के लिए जरूरी थी भारत में रहना, लेकिन चली गई किसी कारण से, तो हर स्तर पे उन्होंने स्केल और स्पीड बदली है। अब एक विषय आया, मैं अभी फिल्म देख रहा था, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये जब विषय आया था तब लोगों को कहा शायद कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है, नजदीक पहुंच रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जाने से पहले इस दिशा में सोचा नहीं गया, और सोचा होगा, लेकिन हम 2014 तक का करें तो $2 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हम 4 हो गए। इसका मतलब हर स्तर पे हमने काम किया, जीडीपी को भी मेंटेन करके रखा, महंगाई को भी नियंत्रण में रखा, इकोनॉमिक पैरामीटर, फॉरेन एक्सचेंज को भी ठीक रखा, भारत का मान और सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाया। एक मुझे अच्छी तरह से उदाहरण मेरे क्षेत्र का है, हो सकता है यहां भी काम आए। जब सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्री, तो उन्होंने एक मदद करके पोर्टल शुरू किया, MADAD, मदद। किसी आदमी का पासपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में गुम हो गया, अब किसी ने कहा कि तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, और पहले पकड़ भी लेते थे। ऑस्ट्रेलिया में उस समय एक ऐसा ही वातावरण था कि तुम स्टूडेंट हो, तुम बाहर जाओगे तो पकड़ लो। और जैसे ही सुषमा जी ने बताया हमें कि 2-3 बार कि मैं तो बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, लेकिन जैसे ही ट्वीट आया मदद में, तो मैंने मेरे अधिकारियों को सचेत किया कि इस लड़के का पासपोर्ट चला गया है, कैसे अपन डुप्लीकेट बना के दे सकते हैं क्या? और मिशन के लोगों ने उनसे संपर्क किया, किसी और आदमी के पास फॉर्म था, उसका तो फोन भी उसमें गायब हो गया था, तो पता चला कि वो एक बैंक है SDFC कोई, उसके कॉर्नर पे खड़ा है। तो उसको कहा तुम कहीं चाय वाय पीना तो पी लो, तुम्हें 4 घंटे बाद उसी कॉर्नर पे आ जाना। और वो आश्चर्यचकित रह गया कि 4 घंटे बाद मिशन का एक आदमी आता है और उसका डुप्लीकेट पासपोर्ट बना करके दे देता है। ये ईज ऑफ लिविंग नहीं है भाई साहब, ये आप पहले कल्पना नहीं कर सकते थे कि नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में संभव हुआ। हर इंटरवेंशन ई प्लेटफॉर्म का कितना यूज किया है। अब मैं अगर बात करूं मेरे CCTV की, आप देखिए कि ये कानून खाली बदले ही नहीं है, इसमें टेक्नोलॉजी का ई प्लेटफॉर्म देखिए आप। सपोज करो मैं मजिस्ट्रेट हूं, सपोज करो मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट हूं, मैंने एक कैदी को छोड़ा, ठीक है मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पहले इसमें चेंज हुआ, से पहले क्या सिस्टम था, मेरे ऑफिस में कोई आदमी आता कहता सर्टिफाइड कॉपी दो, हम कहते हैं आज नहीं भैया अब तो कोर्ट बंद हो गया कल देंगे, तो दूसरे दिन देते। फिर कभी कभी लगता है इसमें नहीं, इसमें सर्टिफाइड कॉपी में कोई कमी रह गई, तो जेल पहुंचते पहुंचते 2 दिन लग जाते थे। और कभी कभी ऐसे भी उदाहरण आए कि जैसे जेल पहुंचे तो जेल सुप्रीम ने कहा अब तो 6 बज गए भाई, जेल बंद हो गई कल आना।
अब मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया, वो आदमी 3 दिन तक जेल में रह गया। ये इस पे भी किसी ने नहीं सोचा, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। अब क्या कर दिया हमने मजिस्ट्रेट साहब को भी कहा आप ई कोर्ट प्लेटफॉर्म पे एक ऐप बनाइए। वो ई कोर्ट प्लेटफॉर्म हो गया और वहां जैसे अपलोड करोगे मजिस्ट्रेट साहब का आदेश, तो वो ई प्रिजन प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो जो जेल का सुप्रीटेंडेंट है वो उसको देख लेगा कि ये कैदी कोर्ट से छूट गया और वो उसी दिन 5-10 मिनट में ही उस कैदी को छोड़ देगा। तो ये ईज ऑफ लिविंग नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ का सम्मान नहीं है। ऐसे कई काम किए। अगर मैं 21 जून की बात करूं, ये तो बहुतों ने सोचा होगा ना कि योग भारतीय विद्या है, लेकिन बात कौन करे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे? कोई कहता अगर ये बात करोगे तो कोई कहेगा दक्षिणपंथी हो, कोई कहेगा ऑर्थोडॉक्स हो। ये नरेंद्र मोदी जी में इतनी ताकत है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या का कहीं भी बात करनी हो तो सम्मान के साथ करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। और जब यूएन में ये प्रस्ताव आया कि योग शरीर के लिए भी ठीक है, फिट रहने के लिए, मन के लिए भी ठीक है, बुद्धि के लिए भी ठीक है, आत्मा के लिए भी ठीक है, और दुनिया के देश मानते हैं कि शरीर के 4 पार्ट है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। सब मानते हैं, कोई धर्म का हो। उनका इसके साथ जुड़ा हुआ प्राणायाम, योग के साथ प्राणायाम करने से जो ब्रीथिंग आपकी प्रक्रिया है उसको आप ठीक कर देंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, शरीर से भी, मन से भी स्वस्थ रहेंगे, बुद्धि भी आपकी तेज हो जाएगी, निर्णय भी सही लेंगे, आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी काम से। दुनिया ने स्वीकार किया। और आज जब 21 जून को सारी दुनिया में योग होता है तो भारत का सीना चौड़ा होता है। ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण घटना भी नहीं है। और यही कारण है कि 32 से ज्यादा देशों ने नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। यह भी पहली बार ही हुआ। तो ऐसे बहुत से विषय हैं। अब कुछ लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ उड़ीसा में रोडें कितनी तेजी से बढ़ी है, रेलवे का कैसा नेटवर्क हुआ है, और आपका एयरपोर्ट यही देख लो, भुवनेश्वर, सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट। आप देखिए कि 2014 से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 लाख करोड़ का बजट होता था और आज कितना है? 12.2 लाख करोड़। आप देखिए तो सही, 6 गुना बढ़ गया। बजट बढ़ा तो सड़कें ये आपको ठीक नजर आती है। पूरे देश में कहीं जाओ ना, ये भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसे थोड़ी बन गया, ग्रीनवे हाईवे एक्सप्रेस ऐसे थोड़ी बन गया, सागरमाला प्रोजेक्ट ऐसे थोड़ी बन गया। एक सोच, देश को विकसित बनाने की सोच, उस सोच के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि जब राज्य विकसित होंगे तब भारत विकसित होगा। इस देश के 2 पंख हैं, एक पश्चिम पंख कहलाता है, एक पूर्वी पंख कहलाता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा पश्चिमी पंख थोड़ा मजबूत है, पूर्वी पंख कमजोर है, देश को एक साथ उड़ना है, इसलिए पूर्वी पंख भी मजबूत होना चाहिए। इसलिए यहां कई तरह के नवाचार किए गए, उसमें उड़ीसा भी सम्मिलित है, नॉर्थ ईस्ट भी सम्मिलित है। ऐसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी 12 वर्ष जिन्होंने पूर्ण किया और एक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना लिया, और उसके लिए बहुत शानदार, कुछ लोगों ने कहा है कि 2047 से पहले ही भारत विकसित भारत बनेगा, उड़ीसा भी विकसित बनेगा, भारत भी विकसित बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ
मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत